एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2012। 2012 का एक और पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए वो आपको 2012 पार्ट 1 या 2012 के नाम से मिल जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, पार्ट 2। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आधा उधर है और आधा इधर है, ऐसा नहीं है। वो कंप्लीट पेपर है, ये कंप्लीट पेपर है। लेकिन आप जैसे कि जानते हो कि हर साल एनटीएससी जो अपना स्टेज 1 ऑर्गेनाइज करती है, वो हर स्टेट लेवल पे अपना अपना होता है ना। हर स्टेट ऑर्गेनाइज करता है अपना अपना पेपर, है ना। तो कितने सारे स्टेट्स हैं, तो हर साल में हमको बहुत सारे पेपर अलग अलग स्टेट के मिल जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे 2012 में भी हमको बहुत सारे पेपर हुए होंगे। ठीक, अब सारे पेपर करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन पेपर्स से सीख सकते हैं, उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अभी जो हमारी एनटीएससी की सीरीज है, अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी सिलेबस जो है वो सोशल साइंस का कंप्लीटेड है, एकदम बढ़िया से सब कुछ रेडी है, सब कुछ टकाटक रखा हुआ है। जो भी सिलेबस के टॉपिक्स है वो सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए, तो आप प्लेलिस्ट से उसको एक्सेस कर सकते हो। एनटीएससी सैट एसएसटी स्टेज 1 के नाम से आपको प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, है ना। ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट्स और भी है एनटीएससी के, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वो भी आप सारे करते रहना बढ़िया से, आराम से, है ना। अब सोशल साइंस में एक चीज रहती है कि जो सिलेबस हमको एनटीएससी ने प्रोवाइड किया है, वो थोड़ा सा हमको देख के ऐसा लगता है कि यार कहाँ मिलेगा, किधर कंटेंट मिलेंगे इसके। कुछ तो डायरेक्ट चैप्टर्स हैं, है ना, लेकिन कुछ हमको सर्च करने पड़ते हैं। जैसे हिस्ट्री जो है वो पूरा फिर एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न वाला है ना। तो वो भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है बढ़िया से, तो आप उनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आती है, सो आई थॉट कि इट्स बेटर कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ इकट्ठा होगा, है ना। तो आपको समझ में अच्छे से आ पाएगा कि किस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, कैसे आंसर निकाले जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब एक बेसिक सी छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार तो हमने सब कुछ पढ़ लिया होता है, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं हमको ऐसा लगता है यार ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो पता ही नहीं मेरे को, ये कैसे होगा, है ना। तो फिर हमको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे से तो नहीं बनेगा। फिर हम थोड़ा बहुत टल्लम टुल्लू करके एग्जाम के जो सपने हम देख रहे होते हैं स्कॉलर बनने के, उसी को हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, है ना। मैं आपको पेपर डायरेक्टली पूरे के पूरे इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको ये नहीं आता, कोई बात नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं इसको पढ़ाऊंगी, इसका आंसर बताऊंगी, इसके रिगार्डिंग कहानी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। तो अगली बार ये वाला क्वेश्चन कहीं पर भी आपको दिखता है, कहीं पर भी आपको मिलता है, तो तब आपको इसका आंसर बनना चाहिए। बनेगा कि नहीं? 110% पक्का प्रॉमिस, है ना। तो तब आपको आंसर बनना चाहिए। सिर्फ इतना हमको इन वीडियो से सीखते जाना है। साथ ही साथ में एक बेसिक सा तरीका हमको अपनाते हुए चलना है, जो कि मैं आपको हर वीडियो के साथ में बोलती हूँ, है ना। हर वीडियो के साथ में आपको बताती हूँ, शुरुआत से मैंने बताया हुआ है कि आपको अपनी कॉपी के सेक्शन बना लेने हैं, जिसमें एक सेक्शन में आपको ईयर्स लिखने हैं, है ना। ईयर्स में जैसे कि कौन सी चीज कब बनी थी, जैसे कि ब्रह्मो समाज, उसका ईयर लिख लिया आपने, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुई थी तो उसका ईयर लिख लिया आपने। तो ऐसे हर प्रीवियस ईयर के साथ साथ में आपको क्वेश्चन में जो है ईयर्स भी पूछे गए। तो ईयर्स का हमको डाउट रहता ना, यार कैसे याद होंगे, फिर ईयर पूछ लिया मैम, आप तो अभी तो आपने कहानी सुना दी, फिर बाकी जब पूरा का पूरा पेपर आएगा तो हमको कैसे याद रहेगा। तो वही चीज सॉल्व करने के लिए ना आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट्स बना लो। ताकि देखो, आप रोज रोज वीडियो तो नहीं देख सकते ना, सेम वीडियोस तो नहीं रोज देख सकते, लेकिन अगर वीडियो देख रहे हो तो उससे कुछ निकालो तो, है ना, उससे कुछ बनाओ तो, ठीक है, जो कि आपको और शॉर्ट रहे, है ना, और आपको आगे काम आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। आपको वीडियोस बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिन में एक बार भी गो थ्रू कर गए, जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो बहुत सारे ईयर पूछे हुए, तो आपने अपने नोट्स में लिख लिए, एक साइड जो है नाम लिख लिया और एक साइड जो है वो ईयर लिख लिया, नाम लिख लिया, ईयर लिख लिया, नाम लिख लिया, ईयर लिख लिया। तो ऐसे आपके लिए क्या हो जाएगी, चीजें बहुत ज्यादा आसान होगी। ऐसे सेम चीज मैंने आपको फाउंडर्स के लिए भी बोली है कि फाउंडर के लिए भी आप सेम चीज कर लो, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कौन सी चीज कहाँ पे पाई जाती है, तो वो जगह के हिसाब से भी आप नोट्स बना सकते हो, ऐसे कि एक जगह
कौन सी चीज पाई जा रही है उसकी बात हो रही है, और कहाँ पे पाई जा रही है वो लिख लिया अपन ने। जैसे अधिकतर आयरन ओर वगैरह की बात होती है ना, मिनरल्स की बात होती है, कुछ माइंस की बात होती है, कुछ डैम्स की बात होती है ना, तो कौन से डैम किस रिवर पे पाए जाते हैं ठीक है, तो वो आपने लिख लिया। तो ऐसे ना आपको बहुत आसानी होगी। अब जैसे अभी तो आप एनटीएससी दे रहे हो, बाद में मान लो आपको यूपीएससी एमपीपीएससी की भी तैयारी करनी है तो भी आपको काम आएगा। सिलेबस तो 6 to 10 मेन इंपॉर्टेंट होता ही होता है ना, तो वेस्ट नहीं जाना कुछ भी, बढ़िया से उस चीज को करके रखना। ठीक है, समझ में आया? अब चलो हम क्या कर लेते हैं ना, पहले क्वेश्चन से हमारी शुरुआत कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। देखो तरीका, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तरीका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। एक तरीके से अगर आप चलोगे ना तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो भेड़ चाल में एनटीएससी देने तो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन जीतता वही है जो कि प्लानिंग से आगे बढ़ता है, जिसके पास में कुछ तरीके होते हैं, जिसने वाकई में इनपुट दिए होते हैं। बैठ के सुनना तो सबके लिए आसान है, फिर दिमाग में नहीं रहता, याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर अपनी मेमोरी को कोसते रहते हैं। ऐसा नहीं है, डिब्बे सबके सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब कौन उसको कितना यूज कर रहा है ये हमारे ऊपर है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप ऐसे कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमें जो है वो कह रहा है, it is telling us the experimental projects for generating which type of energy can be found in Puga Valley in लद्दाख एंड मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, है ना। तो देखो ये पर्टिकुलर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी, आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है या फिर ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है ना, मतलब थोड़ा सा टफ है इन कंपैरिजन टू दूसरा वाला। तो इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स की बहुत ज़्यादा बात की गई है, ठीक है, जगहों की बहुत ज़्यादा बात की गई है जो कि नॉर्मली हमें नहीं पता होता है ना, या फिर हम भूल जाते हैं, हम स्किप कर जाते हैं, ऐसी चीज़ों की डिस्कशन जो है वो इसके अंदर हुआ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखते हुए इसमें चलना है। क्लियर है, समझ में आया? तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे इनमें से कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी के लिए पूगा वैली में और मणिकरण में, है ना, मतलब कुल मिला के पूछ रहे हैं कि पूगा वैली और मणिकरण में जो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सेटअप किए गए थे वो किस, इनमें से कौन सी एनर्जी बनाने के लिए सेटअप किए थे, है ना। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है ना, जियोथर्मल एनर्जी, उसको बनाने के लिए सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 ही प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जो कि है पूगा वैली लद्दाख में और मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पार्वती वैली भी आप इसको कह सकते हो, ये वाली जो मणिकरण वाली है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करने की बात की गई थी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है ना, जो कि नीचे से जमीन में से ना बहुत हॉटनेस होने के कारण जब पानी ऊपर की तरफ आता है ना तो वो स्टीम बनते हुए आता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे कुछ एरियाज होते हैं ना जहाँ पे उसका जो आप अंदर ही अंदर अगर जाते जाते हो तो बहुत गर्मी होती है वहां पे, बहुत हीट डेवलप होती है वहां पे, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, स्टीम ऊपर की तरफ स्टीम बनने लगेगी। तो ऐसे में उस स्टीम में अगर आप टरबाइन चलाते हो और वो जो एनर्जी बनती है तो क्या बनती है, जियोथर्मल एनर्जी बनती है। कौन सी एनर्जी बनती है, जियोथर्मल एनर्जी। हमने पढ़ी ना, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी उसी में आती है, और इसी के 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ऑल ओवर द इंडिया हमको मिलते हैं। कहाँ पे, पुगा वैली इन लद्दाख, जो कि आप लद्दाख ही कह सकते हो, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में जो है, पार्वती वैली भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी। अब अभी तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना, दिमाग में रहेगा ना, तो मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं टिक करवाने वाली, मैं साथ साथ में आपको पूरी चीजें इन डिटेल बताऊंगी, भले वो टफ हो या इजी हो, है ना। तो आपको बस समझते जाना है, जो जो आपको लग रहा है कि इसके मैं नोट्स बना के पॉइंट में लिख सकता हूँ वो लिखते जाना है। कुछ बीच बीच में मैं आपसे भी सवाल करते रहूंगी, है ना, तो वो भी आपको बताते जाना है, तो उससे क्या है ना, इंटरेक्शन बना रहेगा। अब मेरे को क्या पता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, बैठ के ताड़ना नहीं है ना। आप अपन आए हैं, अगर 20 मिनट या 1 घंटा जितना भी इस वीडियो को हम दे रहे हैं, थोड़ा सा भले आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, तो जितना भी आप समय इसमें दे रहे हो ये सोच के दो कि मेरे को इसका मोस्ट निकालना है ना, इससे मोस्ट फायदा। सिर्फ हमको माइंडलेस स्क्रोलिंग या माइंडलेस वॉचिंग हमको नहीं करनी है ना, हमको फोकस के साथ में काम करना है। क्लियर है, समझ में आया? अब यहाँ पे बोला जा रहा है विच माइन इज फाउंड इन खेतरी सिचुएटेड एट फुटहिल्स ऑफ अरावली रेंज, राजस्थान, है ना। खेतरी जो जगह है, मतलब अरावली रेंज आपने सुनी है, ठीक है, अरावली रेंज हमारी सबसे पुरानी है एंड सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। ठीक है, राजस्थान वाले हिस्से में पाई जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दिस इज रिगार्डिंग
हमारा जो ज्योग्राफी है ना, उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है, क्या है कि इंडिया के मैप की अगर हम बात करें, इधर तो हमारा ईस्ट साइड आ जाता है, इधर जो है वो हमारा गुजरात वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, इधर हमारा क्या आ जाता है, ईस्टर्न हिस्सा, इधर जिधर चाइना, म्यान, मतलब ये सारे तिब्बत वगैरह, नेपाल और ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और ऊपर हमारा क्या पड़ जाता है, कश्मीर के लिए भी जगह नहीं, बाकी आप समझ गए ना, ऊपर कश्मीर वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो इतनी प्यारी बनी हुई है, मतलब आप समझो कि एक डिजाइन ही डाली हुई है, या फिर कहा जा सकता है कि बहुत सोच समझ के जैसे बना है, ऑल्दो नेचुरली बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने वाकई में बहुत सोच समझ के बनाया हुआ हो। कैसे समझना, इधर की साइड ना तीनों तरफ क्या है, पानी है। क्या है भैया, तीनों तरफ पानी है ना, तीनों तरफ पानी है, तो यहाँ से तो कोई आइन, जैसे तो बहुत बड़ा समुद्र है, पूरा इंडियन ओशन है हमारा, हम साउथ एशिया के साउथ पार्ट में बसे हुए है ना, तो यहाँ से तो कोई आ नहीं सकता, तो ये वाला हिस्सा तो हमारा पूरा सेफ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सेफ है ना। अब बचा कौन सा हिस्सा, हमारा गुजरात वाला हिस्सा, तो यहाँ तक भी पानी है। ठीक है, यहाँ तक भी पानी है। अब क्या है, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पे पूरी पर्वत की रेंजेस है। क्या है, पूरी पर्वत की रेंजेस है, मतलब यहाँ से अगर किसी को आना है तो मतलब कैसे ही क्या ही आएगा कोई है ना, तो मतलब पूरी तरीके से क्या, कौन चढ़ता है हिमालय पर्वत क्रॉस करके, आज तक कोई नहीं आया है भारत में, है ना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और एक रेंज नहीं, तीन तीन है इधर ठीक है, एक क्रॉस कर ली, दूसरी तो में तो निपट ही जाएगा, फिर वो तीसरी तो बहुत दूर की बात है ना, तो यहाँ पे तीन तीन रेंजेस आपको इधर की तरफ दिख जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये जो गुजरात के ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपको दिखता है राजस्थान, तो राजस्थान का कुछ हिस्सा जो है ना, उसमें आपको दिखेगा थार डेजर्ट, है ना। कौन सा डेजर्ट दिखेगा, थार डेजर्ट, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। अब डेजर्ट जो है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो बढ़ता जाता है ना, तो अब ये डेजर्ट मान लो अगर बढ़ता जाता तो हमारा तो मोस्ट ऑफ द इंडिया क्या हो जाता, डेजर्टेड हो जाता, है ना। लेकिन उसको भी ठीक करने के लिए या उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पर ही जो है वो क्या है, हमको अरावली सतपुड़ा रेंजेस मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पहाड़ है, मतलब वो हिमालय जितने बड़े नहीं है ना, लेकिन पहाड़ तो हैं, तो उससे क्या हुआ ना, ये जो थार डेजर्ट है ये रुक गया, ये बढ़ा नहीं इधर की तरफ। समझ में आ रहा है, तो मतलब आपको क्या करते चलना है ना, कि हर टॉपिक के साथ साथ में आप दिमाग में चीजें लेते चलो, जो दूसरी चीजें हैं उनको भी रिवाइज करते चलो, हो सकता है उसके हिसाब से भी आपको क्वेश्चन आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा हमारा एकदम वेल मेंटेन्ड भारत है ना, ऑल्दो तो नेचुरली बना हुआ है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि काफी सोच समझ के बना हुआ है ना। अब यहाँ पे मैं जो आपको अरावली रेंजेस बता रही थी ना, तो वो जो अरावली रेंजेस है ना, मतलब ये जो अरावली के पहाड़ है, इसी का जैसे हर पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, तो इनके जो फुट हिल्स, यानी फुट हिल्स मतलब नीचे, हमारे फुट हिल्स होता है ना हमारे नीचे, तो फुट हिल्स पे है ना खेतरी माइंस बनी हुई है। ठीक है, मतलब माइंस बनी हुई है बेसिकली, जो कि मेटलर्जिकल है काफी ज्यादा, और वहां पे कॉपर पाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉपर, और बहुत अच्छा कॉपर पाया जाता है। अराउंड 80 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। ठीक है, 80 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। हाँ, इतना आप ध्यान रख लो तो काफी सही है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फुट हिल्स ऑफ अरावली रेंज राजस्थान पे जो खेतरी माइंस है ना, उसमें क्या मिलता है या फिर कौन सा और मिलता है, बेसिकली जो है पूछा जाए कि कौन सी माइंस पाई जाती है, तो वो कॉपर माइंस मानी जाती है, उसको ना खेतरी कॉपर बेल्ट भी कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following types of soil have mostly come into existence due to weathering of ancient crystalline and metamorphic rock? इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से एग्जिस्टेंस में आई है ना। तो बेसिकली इसका आंसर अगर कहा जाए तो वो है रेड एंड येलो सॉइल, है ना। रेड एंड येलो सॉइल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो जो सॉइल रिसोर्सेज वाला हमारा चैप्टर है कि नहीं, जिसमें हम सॉइल्स के बारे में बात करते हैं, है ना, लास्ट वाला एग्रीकल्चर में ही है ना, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में लास्ट वाला हिस्सा है 10th क्लास में, है ना, सॉइल एज ए रिसोर्स। ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं, जिसमें रेड सॉइल के बारे में जब हम बात करते हैं तब भी आपको बताया जाता है कि इट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक भी कैसे बनी है ना, कि जब जो पत्थर होते हैं वो पत्थर भी इंटेंस हीट और प्रेशर से जब उनको सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है उनकी
जिंदगी में, तो मेटामॉर्फिक रॉक में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, है ना। फिर उसी मेटामॉर्फिक रॉक, अब जब अधिकतर आप देखते हो ना कि जब कोई सा भी प्रोडक्ट, कोई सी भी चीज इंटेंस हीट या प्रेशर में रहती है ना, या फिर बहुत ज्यादा हीट में रहती है, तो उसका कलर रेड या ब्राउन या गोल्डन ऐसा देखने को मिलता है ना। फिर अगर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो जाए, बहुत बहुत हद तक ही प्रेशर हो जाए, तो वो लाल ही काला बनने लगता है, तो फिर कोल भी बन जाता है ना। तो वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ आप हीट और प्रेशर भी देते हो, तो चीजों का कलर अधिकतर लाल और ऐसे पन पे आपको देखने को मिलता है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक और ये जो है, मतलब बेसिकली अगर बोला जाए तो ये रेड और येलो सॉइल ही है, जो कि ये क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक की जब वेदरिंग होती है ना, जब वेदर के कारण, मतलब वेदरिंग इन द सेंस आप क्या बोल सकते हो उसको, कि जब एंशिएंट मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक जो है वो टूटती हैं या बिखरती हैं, या फिर और ज्यादा उनके ऊपर कुछ कुछ वेदर के इफेक्ट्स होते हैं, है ना, तो फिर वो क्या बच जाती है, रेड और येलो सॉइल में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ना, ये तो सॉइल है नहीं, लेकिन वो जब टूटेंगी, वेदर के कारण अलग अलग चीजें उनके ऊपर होंगी, है ना, तभी वो सॉइल में परिवर्तित होंगी। तो वो कौन सी सॉइल बनेगी, उससे रेड और येलो सॉइल बनेगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना। क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अच्छा, कन्वर्जेंस से आप क्या समझते हो, कन्वर्जेंस से आप समझ सकते हो मिलना, है ना। डाइवर्जेंट मतलब दूर होना, जैसे कि ये लाइट है ना। अब ये लाइट क्या कर रही है, एक सोर्स से इसकी लाइट सब दूर फैल रही है ना, तो ये क्या है, डाइवर्जिंग है ना। वहीं अगर आप देखो तो कैसे मैं आपको बताऊं, कोई सा ऐसा सोर्स या फिर कोई सी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चीजें आके मिल रही है, यानी कि वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं। तो अब यहाँ पे कन्वर्जेंस है, तो हम ये पहला ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे दिख रहा है हमको। एक तो इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, एक इंटर ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है, एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ना। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। अब ये जो कन्वर्जेंस जोन है, यहाँ पे कन्वर्ज क्या हो रहा है, लाइट तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ईस्ट ईस्ट और वेस्ट वाली जो ट्रेड विंड्स होती है, ठीक है, वो यहाँ पे आके इकट्ठी होती है। समझ में आया, वो यहाँ पे आके इकट्ठी होती है, मिलती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा इक्वेटर क्या है, एक टाइप ऑफ लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर, है ना। मतलब अर्थ अगर हम बनाए, उसमें अलग अलग लैटिट्यूड अगर हम बनाते हैं, तो जो बीच वाला लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री, जिसको हम मानते हैं, वहां पे ही ये जोन आता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे ईस्ट और वेस्टवर्ड जो ट्रेड विंड्स होती है वो मिलती है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, इनमें से कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है चंबल, है ना। हम उज्जैन में रहते हैं ना, उज्जैन में भी चंबल है, ठीक है। आप, अच्छा आप बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जहां पर, जिनके एरिया में चंबल पाई जाती है ना। अपनी सिटी का नाम लिखना और लिखना कि चंबल हमारे यहाँ पे भी पाई जाती है, ठीक है। तो चंबल क्या है, एक ट्रिब्यूटरी, इट इज नॉट अ मेन रिवर, है ना। ये एक रिवर का हिस्सा है। जैसे बड़ी रिवर होती है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, यमुना है ना, ये क्या है, बड़ी बड़ी रिवर्स है काफी ज्यादा। अब ये रिवर्स जो है, ये चलते चलते बहते बहते, जैसे पानी आपने डाला है ना, अभी एक गिलास भर के आप अगर पानी डालते हो, तो पानी बह के एक इधर धार निकल जाती है, एक इधर धार निकल जाती है ना। तो यही क्या है, बड़ी जो रिवर्स होती है, उनकी जब धार निकल जाती है, तो अब पानी का गिलास, तो पानी तो छोट कम होता है ना। तो आप सोचो कि रिवर का जब धार निकलेगी, तो वो भी अपने आप में रिवर ही बनेगी, लेकिन थोड़ी छोटी बनेगी, है ना। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं, है ना। तो इसमें जो चंबल है वो क्या है, एक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये हमको बताना है। नर्मदा, यमुना, गोदावरी और तापी। व्हाट डू यू से, आई वुड से यमुना, है ना। देख लेते आंसर सही है कि नहीं, सही है भाई। यमुना इज द राइट आंसर, है ना। तो यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है कौन सी, हमारी चंबल, है ना। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पे जो नाम दिख रहा है ना, गोदावरी, आप बताइए कि इसको एक और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये वाला सवाल, है ना। तो मैंने आपको करवाया हुआ भी है, तो अगर आपने सुना है, आपको ध्यान है, तो आपको अपना आंसर यहाँ पे बताना है कि गोदावरी को एक और किस नाम से जाना जाता है। गंगा, हिंट दे सकती हूँ मैं, ठीक है। इससे ज्यादा हिंट नहीं दे पाऊँ, वैसे ये तो बहुत ही मेजर हिंट मैंने आपको दे दी, लेकिन हाँ, कमेंट्स में आपको बताना है कि गोदावरी को किस और नाम से जाना जा सकता है, जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
द कल्टिवेशन ऑफ विच प्लांटेशन क्रॉप वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स इन कर्नाटका। इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स, कर्नाटका के बाबा बुदान हिल्स में किया गया था? अब ये मैं नहीं बता रही क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, जा चुका है ना, और मैं आपको ऑलरेडी आंसर उसके बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप ही को खुद से बताना है। समझ में आया? इसका आंसर आप ही खुद से बताएंगे एकदम बढ़िया से, है ना। बाकी मैं इसकी हिंट दे सकती हूँ कि ये ऐसी क्रॉप है जो कि अभी भी हर पूरे ऑल ओवर इंडिया ग्रो नहीं होती। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला जैसी जगह पर ही आपको इसका प्लांटेशन फॉर्म में ग्रोथ या फिर जो है प्रोडक्शन या फिर कहा जाए तो क्या कहते हैं हम इसको, कल्टीवेशन आपको इसका देखने को मिलता है। क्लियर है? समझ में आया? तो आंसर मैं फट से स्किप कर देती हूँ, आंसर आपको खुद से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द हिमालयन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है? ठीक है, आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है। इनहैबिटेड मतलब ये ऐसा आइलैंड है जहां पर लोग रहते हैं, इनहेबिटेड है, ठीक है, यहाँ पर लोग रहते हैं। क्लियर है? तो ये हमको बताना है कि इनमें से वो कौन सा सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है ना, ऐसा आइलैंड जिसके आसपास वो पूरा नदी से घिरा हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और इन्होंने लोकेशन बताई हुई है कि हिमालयन रिवर सिस्टम पे है इंडिया की। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा मजोली। ठीक है, मजूली आइलैंड है जो कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जहाँ पे वाकई में लोग भी रहते हैं और बहुत बड़ा है, इनहेबिटेड है विद पीपल। ठीक है, समझ में आया? अब हाँ, इसकी एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि ये जो आइलैंड है, अच्छा रिवर के बीच में ये आइलैंड कैसे बना, है ना, रिवर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आइलैंड बन गया? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था कि जब माउंटेन्स से रिवर्स आती हैं, है ना, तो वो क्या करती हैं, माउंटेन को काट काट के आती है, अपने साथ में सैंड, सिल्ट वगैरह, क्ले वगैरह लेके आती हैं। फिर ऊपर से बहते हुए आती है तो एकदम प्रेशर में आती है, तो सब तोड़ फोड़ के लेके आती है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो अब वो बहने लगती है स्थिर, अब उनके पास में कोई स्लोप होता नहीं है, तो फिर उनके अंदर जो भी सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, है ना। तो ये जो सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह सेटल होने लगते हैं तो यूजुअली क्या बनाते हैं, एल्यूवियल सॉइल, जो कि बहुत फर्टाइल होती है। तो ये जो मजूली रिवर आइलैंड है ना, ये रिवराइन आइलैंड है, ये पानी से ही घिरा हुआ है ना। अभी इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे ये मान लो, इसी को मैं एनलार्ज करके बताती हूँ कि ये बड़ी रिवर बन गई, सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह से बनी हुई है। अभी सैंड, सिल्ट, क्ले जो है वो क्या होता जा रहा है, इकट्ठा 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 होते क्या होते क्या होते क्या होते क्या होते क्या होते क्या, तो अब आइट साइड पानी है, लेकिन ये इकट्ठा होते क्या होते क्या होते क्या। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये बहुत छोटा इसका मैं आपको पार्ट बता रही हूँ, लेकिन काफी बड़े तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर जो है वो मजूली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजूली हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर हम क्या लिख लेंगे, ए आंसर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। What is the criteria to consider a person as literate according to the census of India 2001? अगर किसी इंसान को लिटरेट कंसिडर करना है तो 2001 की जनगणना के अनुसार क्या क्राइटेरिया रखा गया है किसी भी इंसान को लिटरेट कंसिडर करने के लिए, है ना। तो कहा गया था 2001 की जनगणना के अनुसार कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान जो कि 7 साल की उम्र से बड़ा है, कितने से बड़ा है बोलो, 7 में, 7 साल की उम्र से बड़ा है। मम्मी पापा कोई भी सुन रहे हैं ना, अगर आपकी तो एकदम आवाज आनी चाहिए, लगना चाहिए हाँ भाई बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना। तो जो 7 साल की उम्र से बड़ा है और क्या कर सकता है, वो लिख सकता है ना, और कोई भी एक लैंग्वेज में लिख सकता है और उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। क्लियर है? तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे 6 साल लिखा है, 7 और 5 और 9, तो कहीं ऑप्शन कंफ्यूजन के लिए तो है ही नहीं कि 2 में 7 लिख दिया और हम कंफ्यूज हो, एक ही में 7 लिखा हुआ है भैया। तो 7 years old and above and can read and write with understanding in any language, जो लिख सकता है, पढ़ सकता है और कोई से भी एक लैंग्वेज को समझ सकता है, भले वो कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयाली, कुछ भी हो। ठीक है, मतलब भारतीय जितनी भी लैंग्वेज है उनको लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है ना। और 7 साल या फिर 7 साल से बड़ा। क्लियर? समझ में आया? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Which of the following is the correct classification of resources on the basis of origin? On the basis of origin, resources को हमने बहुत सारे इसमें क्लासीफाई किया हुआ है ना, आप अपने इसमें पढ़ के आए
है ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। तो वहां पे आपको बताया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, तो बिल्कुल छोटा सा सबसे टॉप पे क्लासिफिकेशन बताया ओरिजिन वाला, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। तो ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, है ना, सबसे पहले ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है तो हम टिक कर देते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इंडिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, क्या है, सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, मतलब माउंटेन रेंजेस जो है उनकी भी उम्र है ना, कुछ बहुत पुराने हैं कुछ बहुत नए हैं, है ना, तो उनमें से अगर सबसे यंगेस्ट की बात करें तो वो कौन सा है, अरावली, विंध्याचल, हिमालयन, है ना, क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस है, मतलब वो बहुत बाद में बने। अब एक तो यंगेस्ट हो गया, ठीक है, यंगेस्ट हम क्या टिक कर लेंगे, हिमालयन। लेकिन मान लो कभी ओल्डेस्ट पूछ लिया जाए तो, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, है ना, तो सबसे ओल्डेस्ट में अगर हमको देखने को मिलता है तो क्या देखने को मिलता है, अरावली रेंजेस। ठीक है, कौन सी रेंजेस, अरावली रेंजेस, अरावली माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। क्लियर है, समझ में आया। तो 10th का हमारा अभी यंगेस्ट पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिमालयन। लेकिन ओल्डेस्ट पूछा होता तो क्या लिखते, बताना कमेंट सेक्शन में। अब भी जस्ट मैंने आपको बताया, है ना, कमेंट सेक्शन में मेरे को दिखना चाहिए भाई, वीडियोस जैसे रिलीज होती है मैं बिल्कुल ध्यान देती हूँ कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं आंसर दे रहा। तो मतलब ऐसा नहीं होना कि भैया मैं बोले जा रही हूँ मैं बोले जा रही हूँ मैं बोले जा रही हूँ, तुम बैठे बैठे सुने जा रहे हो, ताड़े जा रहे हो, चले जा रहे हो। ऐसा काम नहीं करना है अपने को, इंटरेक्शन बना के रखना है, तभी चीजें दिमाग में रहेंगी, और जो मैं कह रही हूँ वो भी बताते जाना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स रिप्रेजेंटेड ग्रेट ब्रिटेन इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स दैट वाज साइंड एट पेरिस एंड ब्रॉट वर्ल्ड वॉर 1 टू एन एंड। इनमें से कौन सी ऐसी ट्रीटी है जो कि साइन की गई थी लीडर्स के द्वारा, ग्रेट ब्रिटेन के लीडर्स के द्वारा, इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, जो कि पेरिस पे साइन की गई थी और जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो खत्म हो गया था, वाज ब्रॉट टू एन एंड, है ना। तो वो कौन से लीडर हैं, है ना, कौन से लीडर हैं जिसने ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया था। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को साइन करने के लिए अलग अलग मेन जो पावर्स हैं उनके लोग आए थे, है ना, वहीं ग्रेट ब्रिटेन भी आया था। तो ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करने कौन आया था, तो वो नाम हमको बताना है ना। तो नाम क्या क्या दिख रहा है, जॉर्ज क्लेमेंसिव, वुड्रो विल्सन, विटोरियो एमिल ऑर्लैंडो एंड डेविड लॉर्ड जॉर्ज, है ना। तो डेविड लॉर्ड जॉर्ज वाज अ पर्सन जो कि ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से आए थे फॉर साइनिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। अच्छा, अभी ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन की गई थी और जो वॉर था वर्ल्ड वॉर 1 उसको एंड पे ला दिया गया था। और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में ना ऐसी बहुत सारी बातें की गई थी जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत हार्श पनिशमेंट डाली जा रही थी, ये सोच के कि जर्मनी की वजह से वॉर हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में नुकसान हुआ है, तो जर्मनी को अपनी जो पोलैंड वगैरह की जो जगह है वो वापस लोगों को जो जिनकी भी थी वो उनको मतलब जो भी कैप्चर किया जर्मनी ने वो जर्मनी को वापस देना पड़ेगा और कुछ कंपेंसेशन देना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके इन्होंने ट्रीटी क्या की थी, साइन की थी वर्सेल्स की। अब वॉज इट सक्सेसफुल, तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी थी एंड बहुत ही हार्श चीज़ें इसमें इम्पोज हुई थी, तो इतना करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों से, है ना। तो कई हद तक ठीक थी, कई हद तक जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, है ना। तो अभी यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करने कौन आया था, जॉर्ज लॉयड, डेविड लॉयड जॉर्ज, है ना। ठीक है, नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, identify the first satellite completed, designed and fabricated in India and launched by the Soviet Cosmos 3M rocket in 1975. आंसर इज आर्यभट्ट। हमारा सबसे पहली सैटेलाइट जो कि पूरी तरीके से डिजाइन, मतलब उसका जो डिजाइन होता है ना, हम कंप्यूटर पे डिजाइन करते हैं, तो उसका डिजाइन भी इंडिया में ही हुआ था और उसको फैब्रिकेट भी इंडिया में ही किया गया था, यानी कि बनाया भी इंडिया में गया था, है ना। बाकी बस जो लॉन्च जो है वो सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के साथ में उसको लॉन्च किया गया था इन 1975। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट, है ना। अगर सबसे पहली सैटेलाइट भी पूछा जाए दैट वाज फैब्रिकेटेड एंड डिजाइंड इन इंडिया, तो आपको आंसर क्या लिखना है, आर्यभट्ट। अगर ये भी बोला जाए कि ऐसी सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट, है ना, तो वो भी आपको क्या लिखना है, आर्यभट्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में अगर अर्बनाइजेशन की प्रोसेस की हम बात करें तो इनमें से हमको ऐसा एस्पेक्ट बताना है जो कि
अर्बनाइजेशन के लिए काउंट होना जरूरी नहीं है ना। मतलब हम 3 ऐसे ढूंढ लेते हैं जो कि काउंट होना जरूरी है, तो एक बचेगा, वो काउंट होना जरूरी नहीं होगा, है ना। देख लेते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जरूरी है क्या अर्बनाइजेशन के लिए इंडिया में? हाँ बिल्कुल भैया, कि पैसे के तौर पे तभी तो अर्बनाइजेशन होगा, तभी तो आप रूरल और अर्बन को अलग अलग बोल पाओगे भैया। जहाँ पे ज्यादा पैसा है, लोग कमा पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वही क्या होगा, अर्बनाइज्ड सेक्टर होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो बिल्कुल सही है, ये तो लेना पड़ेगा। सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग किस तरीके से रह रहे हैं, लड़भिड़ तो नहीं दे रहे हैं, गालियां तो नहीं दे रहे हैं, है ना, अगर समझदारी से रह रहे हैं, एजुकेटेड हैं, सो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। द डेमोग्राफिक एंड स्पेशल एस्पेक्ट, हाँ बिल्कुल, है ना, जो लैंड एरिया है ना, स्पेस कितना है, बिल्कुल ही छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छा खासा स्पेस भी अच्छा होना चाहिए, लोगों के रहने की जगह भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, जो डेमोग्राफी है वो भी बढ़िया होनी चाहिए। तो ये 3 तो मेरे को करेक्ट लग रहे हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट। तो रिलीजियस एस्पेक्ट तो वाकई में मैटर नहीं करता अर्बनाइजेशन के लिए, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो, वहां के रहने वाले लोग किसी भी तरीका का रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, इसका अर्बनाइजेशन से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो कुछ चीजें तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ो, समझो अच्छे से, तो भी आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। हर चीज को लर्न करने की, रटने की कोशिश मत करना। बस ये जरूर करना कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, आप समझो कि आंसर कैसे निकाला जा सकता है। कुछ क्वेश्चन को आप समझ के एट अ टाइम भी आंसर निकाल पाओगे, कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी होगी, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ के ऑप्शंस ही ऐसे दे देंगे कि आप एलिमिनेट कर पाओगे, और भले आपको आंसर नहीं आता है, पर आपने 3 एलिमिनेट कर दिए तो चौथा आपका आंसर बच ही जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मेरे को पता है और फट से जो पहला ऑप्शन देखा और उसी को टिक कर दिया। कई बार और डिटेल्ड में तीसरे चौथे ऑप्शन में भी दिया होता है, तो जरूरी है कि आप सारे ऑप्शंस को पढ़ो, है ना। कई बार हम कंफ्यूज भी होके पहले दूसरे में देख लेते हैं, हाँ यही सही है, टिक करो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं। ऑप्शन हमेशा हमेशा सारे पढ़ने, है ना, और फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Who of the following became Prime Minister of Italy in 1922 and gave rise to fascism? इनमें से कौन सा पर्सन है जो कि इटली का प्राइम मिनिस्टर बना था इन द ईयर 1922 और उसने फेसिज्म की शुरुआत की थी? अच्छा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो बहुत पहले हो गया था ना, 1922 तो बहुत बाद की बात है, ठीक है। तो कौन बना था प्राइम मिनिस्टर? तो देखो, प्राइम मिनिस्टर जो भी बना था, फेसिज्म क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। हम पढ़ के आए थे ना, राइज ऑफ यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप में। बाय द एंड जब यूरोप के ऑलमोस्ट कंट्रीज यूनिफाई हो गई थी या फिर इंडिपेंडेंट हो गई थी, उसके बाद धीरे धीरे लोग क्या करने लगे थे ना, नेशनलिज्म के साथ में इंपीरियलिज्म की भावना उनमें आने लगी थी, है ना, कि मतलब अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो दूसरे देशों से लड़ना पड़ेगा, उनसे पावरफुल ज्यादा दिखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसी बातें फैलाने लगे थे, ऐसी चीजें जो है वो होने लगी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे में इटली में भी सेम चीज हुई। यहाँ का जो प्रधानमंत्री बना, है ना, वो कौन बना? वो बना बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी जो है वो क्या बना, यहाँ का प्रधानमंत्री बना इन 1922। फिर उसने फेसिज्म की शुरुआत की। फेसिज्म मतलब क्या, कि हर मोस्ट ऑफ द चीज के ऊपर ना अपना कंट्रोल जमा लेना, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप ओनली। एक डिक्टेटरशिप का ही रूप है, आप फेसिज्म समझ सकते हो। कि मतलब जैसे अभी इंडिया है ना, अब इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से चलता है, गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल नहीं है, उनकी पॉलिसीज है जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को चलना पड़ेगा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकते इनको, है ना। बाकी जो भी चीजें हैं वो सब अपने अपने हिसाब से चल रही है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जरूर से बना रखी है, ठीक है। लेकिन फेसिज्म में क्या होता है ना, हर चीज अपने मेरे हिसाब से चलनी, मैं जो कह रही हूँ वही होना, ठीक है। वो तरीका क्या हो जाता है, फेसिज्म हो जाता है, मैं हर चीज पे मेरा ही कंट्रोल हो, वो चीजें गलत होती हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी तो जो इंसान की बात की हुई है तो वो क्या हो जाएगा, बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। Which of the following countries was formally granted independence in 1946 after being ruled by United States? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने रूल किया और 1946 में फिर आज़ादी दिला दी, है ना, आज़ादी मिल गई इस नेशन को, है ना। तो श्रीलंका, इजिप्ट, चाइना, फिलीपींस। फिलीपींस इज द राइट आंसर, क्योंकि हम जो है वो आज़ाद हुए थे इन 1947 और हमारे एक साल पहले फिलीपींस आज़ाद हुआ था, जहाँ पर यूएस राज कर रहा था वाकई में। ठीक है, तो वहाँ के जो देन प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय के, जो मतलब वो नेता ही थे, फिर उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया। तो उन्होंने ही क्या किया, एक प्रोक्लेमेशन किया, ऐलान किया, घोषणा की कि अब ये क्या है, आज़ाद है। ठीक है, अब दे आर नॉट अंडर यूनाइटेड स्टेट्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following options listed among UNESCO World Heritage Site is known for its कलिंगा आर्किटेक्चर? इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है ना, और उसको कलिंगा आर्किटेक्ट मतलब कलिंगा के समय के आर्किटेक्चर का माना जाता है ना? तो कौन सी वो साइट है भैया? ब्लैक पगोडा दैट इज सन टेम्पल कोणार्क, महाबोधि टेम्पल बोध गया, जंतर मंतर जयपुर, रानी की वाव पटना। नहीं, ये जो है ना ब्लैक पगोडा दैट इज सन टेम्पल कोणार्क में आपको देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसको नरसिम्हा देवा वन ने बनाया था और काफी मन से बनाया था, बहुत डेडिकेशन से बनाया था। मतलब आप अगर उस टेम्पल को देखोगे ना तो उसमें आप 3 डायरेक्शन से सन को देख सकते हो, है ना। और सन भी अलग अलग समय पे, जैसे सनसेट के टाइम पे अलग दिखेगा, नून में अलग दिखेगा, ठीक है, फिर मॉर्निंग में अलग दिखेगा। तो वो पूरा का पूरा टेम्पल में से ही आपको दिख जाता है, ठीक है। तो बहुत ही एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को द्वारा, और 7 वंडर्स में भी इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और काफी बढ़िया जगह है, लेकिन उस समय पे बनाई हुई होगी तो शायद और भी बढ़िया होगी। लेकिन फिर बाद में जब मुगलों का राज इंडिया पे होने लगा तो इसमें माना जाता है कि एक सुल्तान था, ठीक है, तो उसने इसको तोड़ दिया था, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इसमें टूट गई। हो सकता है कुछ और भी इसमें अच्छा उस समय पे होगा, लेकिन अभी भी देखो इतनी खासियत है कि यूनेस्को में इसको लिस्टेड किया गया है। तो अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता तो और भी कितना बढ़िया होता, है ना। इसको सन टेम्पल भी कहा जाता है। कहाँ पे है भैया? ये कोणार्क में है। कोणार्क इज अ प्लेस, ठीक है, पुरी के आसपास उड़ीसा में, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अरेस्टेड एट चंदोल फॉर हैविंग एड्रेस्ड अ मीटिंग ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन उड़ीसा? उड़ीसा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ऐसा कौन से पर्सन थे जिसने एक मीटिंग रखवाई थी और फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। तो उड़ीसा की अगर हम बात करें, मीटिंग रखवाई गई थी और अरेस्ट कर लिया गया था, तो ही वॉज गोपा बंधु चौधरी, है ना। उन्हीं को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, बाय ब्रिटिशर्स। मतलब बहुत सारी चीजें वो लोग कर रहे थे ना, क्योंकि हमने प्लानिंग की कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, तो ब्रिटिशर्स भी थोड़ी ना हमारी सुनने वाले कि बैठे हाँ भैया कर लो प्लानिंग। ऐसा तो है नहीं भाई, वो भी उनकी तरफ से सप्रेशन रिप्रेशन दिखाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, गोपा बंधु चौधरी जी को अरेस्ट कर लिया था भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। North Atlantic Treaty Organization came into existence to provide collective security against the threat posed by which of the following power blocks, है ना। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था वो एग्जिस्टेंस में आया, और फिर उसका पर्पस दिया हुआ है कि क्यों एग्जिस्टेंस में आया। वो एग्जिस्टेंस में आया कि कलेक्टिव सिक्योरिटी दी जाएगी अगेंस्ट द थ्रेट, है ना। जो कि कौन पोस्ट कर रहा है तो वही हमको बताना है ना, कि कौन पोस्ट कर रहा है। तो सोवियत यूनियन पोस्ट कर रहा था थ्रेड, है ना। जो रशिया है ना हमारा, उसको पहले सोवियत यूनियन भी कहा जाता था। तो वो थ्रेड पोस्ट कर रहा था, वो काफी हद तक बहुत सारी जगहों पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, अपने अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया? नाटो निकाला, ठीक है। क्या निकाला? नाटो निकाला, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने बोला और प्रॉमिस किया कि हम जो है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे यहाँ के लोगों को बिकॉज ऑफ द सोवियत कैप्चर, और हम बिल्कुल भी सोवियत को तो कैप्चर करने ही नहीं देंगे यहाँ की चीजें, है ना। तो ऐसे करके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एंड फिर उन्होंने अपने अपने हिसाब से मेजर्स लिए जिससे कि क्या हो, सोवियत यूनियन जो है वो कैप्चर ना कर सके यूएस की जगह, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोवियत यूनियन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फेमस ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास वाज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू यूरोपियन पावर्स aimed at settling conflict over land newly discovered or explored by Christopher Columbus and other late 15th century voyagers? तो भाई देखो ये कब की बात हो रही है पता है, मैं आपको इसीलिए कह रही थी कि ये वाला पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हमको देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू दूसरे पेपर। जैसे अभी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की बात की, फिर इसके पहले इन्होंने पोर्टुगीज की बात की, फिर इसके बाद में अभी जस्ट हम अभी बात करके आए कि सोवियत यूनियन पोस्ट थ्रेड कर रहा था। तो इतना इन डिटेल हमको बताया नहीं गया है हमारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इनका भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। पर्टिकुलर इसको आप ये वाले प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर ही लेना, है ना। तो ये बात कब की हो रही है? बात हो रही है 1494 की। कितना पुराना समय है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने और दूसरे जो वॉयजर्स थे जो कि निकलते थे भ्रमण के लिए, उन्होंने बहुत सारी जगह डिस्कवर की थी, है ना, जिसमें अमेरिका भी था और बहुत सारी जगह थी, है ना। अब उस समय पे जो पावरफुल नेशंस थे, ठीक है, जैसे पोर्टुगीज हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, अपना ब्रिटेन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये पावरफुल जगह थी, मतलब ये ऐसे थे कि उस समय पे पुराने से एग्जिस्टेंस थे। भाई जैसे क्लास है ना। अब क्लास जो है उसमें जो
क्लास आपकी लगना शुरू हुई, अब उसमें जो 4 बच्चे शुरुआत से आ जाते हैं तो उनको कैसा लगता है, हाँ हम पुराने हैं, अब जो नए बच्चे आएंगे तो उनके ऊपर वो क्या है, थोड़ी सी पावर बना के रखते हैं कि हाँ अब अपने हिसाब से काम होगा, फिर वो जैसा बोलते हैं नए बच्चों को वैसा करना पड़ता है थोड़ा बहुत, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे जो दूसरे दूसरे एरियाज है ना, वो बाद में ऑलरेडी वहाँ पे लोग तो रह रहे थे, लेकिन वो सिर्फ अपनी जगह पर रह रहे थे, वो कहीं और आते जाते नहीं थे। लेकिन ये जो यूरोपियंस थे ना, ये निकल पड़े थे खोज में, ठीक है। तो इनको जैसे जैसे जो जगह मिल रही थी कि यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, तो फिर ये जो पुराने थे ना, ये क्या करने लगे, इनको अपने हिस्से में लाने लगे, ठीक है, कि ये हमारे हिस्से में आएंगे, है ना। और वो भी बेचारे इनके हिस्से में जा रहे हैं गधों जैसे, ठीक है। तो क्या किया, जो पोर्टुगीज और स्पेन है उसने क्या किया, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेल्स निकाला, ठीक है। और क्या बोला कि जो न्यूली डिस्कवर्ड लैंड है, ऐसे करके ना इन्होंने रेड लाइन बनाई, ठीक है, कि इतना हिस्सा तुम्हारा होगा, इतना हिस्सा हमारा होगा, ऐसा पूरे पे ठीक है। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस और जो दूसरे वॉयजर्स के द्वारा जो नई जमीन देखी गई थी, मिली थी, ठीक है, उसको क्या किया इन्होंने, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेल्स के तहत अपने आपस में जो है वो बांट लिया ठीक है। तो ये कौन थे जिन्होंने बांटा था, पोर्टुगल और स्पेन था, ये दो जगह थी जिन्होंने आपस में बांट लिया था। अजीब लोग थे, बड़े 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 शौक थे इनके, है ना। तो यहाँ पर जो है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टुगल एंड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रूल ऑफ किंग डायनेस्टी एंडेड इन 1911 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज। इनमें से कौन सी एशियन कंट्रीज हैं जिसमें 1911 में किंग डायनेस्टी का रूल जो है वो खत्म हो गया था, है ना। तो किंग डायनेस्टी बेसिकली कहाँ पे थी, चाइना में है ना। तो चाइना में किंग डायनेस्टी रूल कर रही थी अराउंड 1894 से, है ना, 1894 के आसपास से किंग डायनेस्टी रूल कर रही थी और मोनार्की वहां पर चल रहा था, ठीक है। फिर जो चाइना में धीरे धीरे करके लोग एजुकेट होने लगे, तो जो सदर्न पार्ट के जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टीज वगैरह बनाई, फिर वो आगे आए, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किए, फिर किंग डायनेस्टी को फाइनली हटाया गया, है ना। तो 1911 में हटाया था और फिर क्या हुआ था, किंग डायनेस्टी का रूल जो है वो खत्म हो गया था। तो कहाँ की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है। Who among the following Prime Minister of India convened the National Integration Conference in 1961? इनमें से कौन से प्रधानमंत्री हैं इंडिया के जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू किया था, कन्वेंट किया था, नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस को शुरू किया था 1961 में। तो वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, जोर से बोलना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। अब ये नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ये इसलिए बिठाई गई थी कि हमारे देश में जो नैरो माइंडेडनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे लोग, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, कम्युनलिज्म बढ़ रहा है ना। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल या फिर नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस बिठाई थी। नाम से आप समझ सकते हो, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब देश को जोड़ने के लिए कॉन्फ्रेंस जो है वो बिठाई गई थी, है ना। तो किसके द्वारा बिठाई गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज नॉट हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स का जो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर नहीं है। अब ये कैसा सवाल है ये कौन सी बात हुई, पर हाँ इसके पीछे भी फैक्ट है। ये सवाल ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो मेन 6 इंस्टीट्यूट है वो सभी न्यूयॉर्क में बेस्ड है सिवाय एक को छोड़ के, है ना। तो फिर ये सवाल बन ही जाता है ना कि एक ऑप्शन टिक करना है तो बना लो इसको क्वेश्चन, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा एक जगह है जो कि न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर नहीं है, बाकी सारे के सारे न्यूयॉर्क में ही है। वो 6 में से 5 न्यूयॉर्क में ही है, बस एक ही जो है वो न्यूयॉर्क से बाहर है ना। कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ठीक है, न्यूयॉर्क में नहीं है और नीदरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, तो ये 3 जो है ना, ये 3 और दूसरे और 2 न्यूयॉर्क में है ना हेडक्वार्टर्ड। और ये जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ पे बेस्ड है, नीदरलैंड में बेस्ड है। सिर्फ ये अकेला ही नीदरलैंड में बेस्ड है, बाकी सारे के सारे न्यूयॉर्क में ही बेस्ड है, ठीक है। समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। Which among the following is not a power of election commission? इनमें से कौन सी इलेक्शन कमिश्नर की पावर नहीं है ना। मतलब इलेक्शन कमीशन कौन सी ऐसी चीज है जो इनमें से नहीं कर सकता है। क्लियर है, तो क्या पूछ रहा है, सुपरवाइजेस द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। हाँ बिल्कुल ये तो करता है। इलेक्शन कमीशन क्या देखता है, अच्छा इलेक्शन, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि इलेक्शन कमीशन में कितने लोग हैं जरा बताना। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पुराना थोड़ी पुराने में पूछा गया था, और फिर उसके बाद भी एक प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता चुकी हूँ उसका आंसर, है ना। तो इलेक्शन कमीशन कितनी मेंबर की बॉडी है ना। मतलब जैसे लोकसभा में 500
52 लोग हैं, है ना, 552 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स है ये आपको बताना है ना। मैंने होमवर्क दे दिया, कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, अब मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। आंसर मेरे को पता दिखना चाहिए, ठीक है, कमेंट्स में। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो इलेक्शन कमीशन की पावर नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन जाहिर सी बात है किस तरीके के कैंडिडेट्स को खड़ा कर रही है पार्टीज, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देता है, सुपरवाइज करता है ना, एफिडेविट भी साइन करवाता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करवाता है, ये सब कुछ करता है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल, हाँ, तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन तक जो भी प्रोसेस है वो किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन के बाद में किसको मिनिस्टर अपॉइंट करना है, कौन सी पोस्ट पे अपॉइंट करना है, ये सब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का काम है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है ना। तो हमसे यही पूछा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इलेक्टोरल पोल्स का भी क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ही काम करता है। और साथ ही साथ में जो है सिंबल्स का अलॉटमेंट है ना, जो कि रिकॉग्नाइज पार्टीज होती है उनके सिंबल्स, जो कि निर्दलीय खड़े होते हैं उनके सिंबल्स, ये सब अलॉटमेंट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। सिंबल जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देता है। तो ये 3 काम तो इलेक्शन कमीशन ही करता है। बाकी ये जो बी वाला काम है ये इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई हाथ नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, अंडर विच the Nepali citizen can avail facilities and opportunities at par with Indian citizens was signed in the year, है ना। तो एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी, पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के बीच में, जिसमें कहा गया था कि जो नेपाली सिटीजन है वो फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं विथ इंडियन सिटीजन्स, है ना। इंडियन सिटीजन्स के पास में जो फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज है सेम वो नेपाली सिटीजन भी ले सकते हैं, है ना। ये जो ट्रीटी है, पीस और फ्रेंडशिप की ट्रीटी, है ना, इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुई थी, वो कब साइन हुई थी, कौन से साल में साइन हुई थी, है ना। तो इट वाज साइंड इन द ईयर 1950, जब हमको, हाँ मतलब जब हमने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया था, है ना, 26 जनवरी 1950। मतलब ऐसे ईयर आप ध्यान रख सकते हो, नॉट द डेट। बाकी जिस ईयर में हमने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया था, रिपब्लिक डे हम जो बनाते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के सामने हम जब रिपब्लिक हो गए थे, है ना, तो उसी समय पे हमने जो पीस ट्रीटी भी इसके साथ में साइन कर ली थी नेपाल के साथ में। Which of the following articles deals with the fundamental right to education? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल right to education से डील करता है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में है ना। अब यहाँ पे फिर से आपको एक होमवर्क है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से पार्ट में है। पार्ट 1, 2, 3, 4 में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में, ठीक है। ये भी हम प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, है ना। देखो मैं क्वेश्चन के साथ साथ में इसलिए आपको पुराने याद कराते जा रही हूँ ताकि आप भूलो ना, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट होता जाएगा नहीं तो, है ना, अपने को ये नहीं करना है, क्लियर। तो वो आपको होमवर्क दे दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है ना। तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्टिकल 20A जो है वो ऐसा हमारा क्या है, सॉरी आर्टिकल 21A जो है वो हमारा ऐसा आर्टिकल है जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। और बेसिकली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रॉम द आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, है ना। ये हमारी क्या है, फंडामेंटल राइट्स। कई बार ये रेंज भी पूछ ली जाती है तो आपको ध्यान रखना है ना। फंडामेंटल राइट्स किस में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, जिसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की हुई है। क्लियर है, समझ में आया। जिसमें राइट टू एजुकेशन जो है वो किस में आएगा, आर्टिकल 21A में, ठीक। अब आपको जो होमवर्क दिया है वो आपको करते जाना है, ठीक है, कमेंट्स में करते जाना है, लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया? कौन अपॉइंट करता है भाई? जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसमें, अच्छा अगर आपने होमवर्क कर लिया है है ना, अगर आपने होमवर्क कर लिया तो मैं उसका आंसर बता देती हूँ क्योंकि इसके लिए वो जरूरी होगा कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर्ड बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये इन तीनों को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो इनको अपॉइंट करने का काम जो है वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब का, है ना। ये वाले जो मेन कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो कि पार्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह हो गए, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, ये सब कौन अपॉइंट करता है, ये सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो आपके होमवर्क का आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी आई होप कि आपने कमेंट्स में भी अभी बताया हुआ है।
As per the RTI Act, which of the following is the correct option with reference to the time period mandated for supply of information to an applicant in normal course? अच्छा, RTI Act हमने सुना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मैं अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर मैं हूँ, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट का पैसा जो है इसका नुकसान कर रहा है, या गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, या इसके पास में आय से अधिक इनकम इसके पास में है, कब आ रहा है कब जा रहा है, ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो ये आपका हक है, या फिर आपके पास में अधिकार है कि आप मेरी ये जानकारी निकाल सकते हो। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ तो, है ना, तब आपने क्या किया, मेरे अगेंस्ट RTI फाइल कर दी, है ना, कि मेरी जानकारी आपको दी जाए कि मैं ढंग से काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, है ना, कितनी इनकम है, या फिर क्या मतलब पैसा कैसे क्या लगा रही हूँ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपने फाइल कर दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कितने दिन में मिल जाएगी ये आपको बताना है ना। तो हम देख लेते हैं, विद इन 45 डेज नहीं, विद इन 7 डेज नहीं, विद इन 15 डेज नहीं, विद इन 30 डेज, है ना। 30 दिन का समय होता है ना, 1 महीने का समय होता है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट आती है पब्लिक अथॉरिटी के लिए, उसके 30 दिन के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। Which of the following options can be defined as the process of rapid integration or interconnection between countries due to which more and more goods and services, investment and technology are moving between countries? बताने की जरूरत है क्या? है क्या बताने की जरूरत? नहीं बता रही मैं इसका आंसर, बहुत ही इजी है। 10th क्लास की मेन डेफिनेशन है ये हमारी, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत अच्छे से कराया है, मैं रटवा दिया है आपको इस चीज को, तो है ना। तो इसका आंसर भी आप ही बताओगे, मैं फट से स्किप कर देती हूँ फटाक से। आंसर दिखना चाहिए भैया कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल इंटरेक्शन बना होना चाहिए, हल्के फुल्के में काम नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड enables people to live a life with dignity. Under this act, 75% of rural population and 50% of urban population have been characterized as eligible household for food security. Identify the act being preferred. अरे फूड और सिक्योरिटी वाला एक्ट है ये, हाँ ये रहा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003। मतलब यही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 जो है वो लागू किया गया था, जिससे कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दी जाती है इंसान को एट अफोर्डेबल प्राइस इंडिया में, है ना। और इसी एक्ट के तहत 75% जो है वो रूरल लोग और 50% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन, उनको कंसिडर किया गया था कि भैया हाँ इनको तो फूड सिक्योरिटी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following term is used to denote total value of all final good and services produced within the geographical boundaries of a country during a particular year? इनमें से कौन सी टर्म है जो कि ये बताती है कि एक जोग्राफिकल बाउंड्री में या एक एरिया में, ठीक है, जो फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स बने हैं उनकी वैल्यू जो है वो कितनी है। ठीक है, देखिए हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो काउंट होता है कैसे, प्राइमरी सेक्टर की जो गुड्स और फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू है, सेकेंडरी की फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू है, टर्शरी की फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू है, फिर उन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, और फिर उससे क्या बनता है, पर ईयर के हिसाब से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो निकाला जाता है। बहुत अच्छे से हम पढ़ समझ के आए, तो भैया आंसर हमारा 4th डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा प्रीवियस ईयर है इसमें आपको मैंने पर्टिकुलर 30 क्वेश्चन कराए, क्योंकि जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो उस स्टेट के उस पर्टिकुलर ईयर के करंट अफेयर्स थे, जिससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी वो 2012 का पेपर है तो तब के करंट अफेयर्स अभी मायने नहीं रखते, अभी के ही करंट अफेयर्स मायने रखेंगे। क्लियर है, तो वो मैं आपको और भी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएगी तो वो मैं आपको करवाते जाऊंगी, आप उसकी चिंता मत करना। क्लियर है, तो इसी तरीके से वीडियोस जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। एकदम बढ़िया से हम पढ़ाई करते हैं, किसी भी चीज का पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, एक भी चीज का नहीं। कंसेप्ट वीडियो, क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट पेपर, DPQs, सारी चीजें हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें और बहुत अच्छा एक्सेल करें। समझ में आया कि नहीं? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में जो जो लिखने को बोला है वो दिखना चाहिए, नहीं तो कट्टी हो जाना है मैंने।